स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। अब हम अपनी प्रायिकता में प्रोबेबिलिटी में सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 16.3 बेज थ्योरम बेज प्रमेय से। लेकिन उसके लिए हमें पहले कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है, कंपलसरी है, क्योंकि ये चेन से चेन जुड़ती हुई चली जाएगी। तो पहले हम कुछ छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे और उसके बाद उनकी हेल्प से हम बेज प्रमेय को समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परस्पर अपवर्जी घटनाएं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट, निशेष घटनाएं। ये हमने 11th में पढ़ा है कि दो घटनाएं ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं, परस्पर अपवर्जी कहलाती हैं यदि इनका इंटरसेक्शन फाई हो, और जिनका इंटरसेक्शन फाई हो सेट थ्योरी में हम उसको असंयुक्त घटनाएं, डिसजॉइंट इवेंट बोलते हैं। निशेष घटनाएं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, ऐसी दो घटनाएं, ऐसे दो इवेंट्स ए यूनियन बी जिनका यूनियन करने पर हमें सैंपल स्पेस मिल जाए, S4 सैंपल स्पेस, हमें सैंपल स्पेस मिल जाए S4 सैंपल स्पेस, यानी जिनका यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल हो और जिनका इंटरसेक्शन फाई के इक्वल हो, उसको तो परस्पर अपवर्जी बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और जिनका यूनियन एस के इक्वल हो, सैंपल स्पेस आ जाए यानी टोटल आ जाए, उनको निशेष घटनाएं बोलेंगे, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। एक एग्जांपल देखें कि जैसे पासे को हमने उछाला, एक डाइस को हमने टॉस किया, तो आप सभी जानते हैं 6 इवेंट बनेगी उसमें, 1 2 3 4 5 6। तो ए इवेंट अगर हमने लिए 1 3 5 और बी में हमने लिए 2 4 6, तो आप देखोगे ए और बी का इंटरसेक्शन फाई है, यानी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गई, अपवर्जी हो गई। और इनका यूनियन कर देंगे ए और बी का, तो इनका यूनियन आप देखोगे यूनियन में सारे आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो यानी एस वापस आ गया, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगी। ठीक है, तो ये ध्यान देना। फिर हम पढ़ेंगे बेस थ्योरम को समझने के लिए अपना स्टार्टिंग पहला टॉपिक, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन। तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको लिखा है। ठीक है, सिर्फ एक डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं कि पार्टीशन होता क्या है, विभाजन होता क्या है। पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं। ए सेट ऑफ इवेंट E1 E2 E3 अप टू En इज सेट टू बी पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस F, यानी जैसे ये सैंपल स्पेस ली है और इसमें से दो इवेंट हमने ए और बी बनाई है, उसी तरह से कोई भी सैंपल स्पेस S हो सकती है, उसमें से हम जैसे यहाँ तो ए और बी नाम दिया है, तो वैसे ही अगर E1 E2 E3 कितने भी हो सकते हैं, उस तरह से हमने घटनाएं चुनी है, इवेंट्स सेलेक्ट किए हैं, तो वो पार्टीशन कहेंगे हम उनको। कब? पहला केस, यदि उनका इंटरसेक्शन फाई के इक्वल हो, ई आई इंटरसेक्शन ई जे इक्वल्स टू फाई। ई आई और ई जे का मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 2 2 3 3 4 कुछ भी, और इनका इंटरसेक्शन फाई के इक्वल हो। जिनका इंटरसेक्शन फाई के इक्वल होता है उसको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जो हमने यहाँ पढ़ा है। और जिनका यूनियन E1 यूनियन E2 यूनियन E3 अप टू यूनियन En एस आ जाए, उनको हम कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी निशेष घटनाएं। साथ के साथ ये जितनी भी इवेंट्स हैं E1 E2 E3, तो इन सब की प्रोबेबिलिटी 0 से हमेशा बड़ी होनी चाहिए, फॉर ऑल I 1 2 3 अप टू n। हिंदी में एक प्रतिदर्श समष्टि S की घटनाओं E1 E2 E3 En का समुच्चय विभाजन कहलाएगा यदि ई आई इंटरसेक्शन ई जे फाई हो। मतलब एस जो हम प्रतिदर्श समष्टि बनाते हैं, सैंपल स्पेस बनाते हैं, कुल घटनाएं लिखते हैं, उनमें से अगर हम अलग अलग करके घटनाओं को नाम दें E1 E2 E3 इस तरह से, तो किन्हीं भी दो घटनाओं को लेंगे तो उनका इंटरसेक्शन फाई आना चाहिए, और जो घटनाएं हमने चुनी है उन सब का वापस यूनियन कर दें तो वापस आपके पास सैंपल स्पेस आ जानी चाहिए। साथ के साथ आपको घटनाएं इस तरह से चुननी है कि उन सब की प्रायिकता 0 से बड़ी होनी चाहिए। ये कहलाता है एक सैंपल स्पेस का, प्रतिदर्श समष्टि का पार्टीशन, विभाजन। ठीक है, आप देखें इसको ध्यान से एक बार।
तो ये पहला अपना था प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन। नेक्स्ट अपने उसी थ्योरम में थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय, जो बेस थ्योरम को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर से वही पार्टीशन से स्टार्ट कर रहे हैं। लेट E1, E2, En बी पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस S। उसी तरह से है कि उन सब का इंटरसेक्शन फाई होगा और मिलाने पर यूनियन S आ जाना चाहिए। और ये जो E1, E2 अपन ले रहे हैं, इन सब की प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होनी चाहिए। लेट ए बी एनी इवेंट एसोसिएट विथ S, और उसी सैंपल स्पेस की कोई इवेंट A है, उसी सैंपल स्पेस की कोई इवेंट A है विद S, देन PA इक्वल्स टू PE1 मल्टीप्लाई PA ऑन E1 प्लस PE2 मल्टीप्लाई PA ऑन E2 डैश डैश EN मल्टीप्लाई PA ऑन E1। तो इसको हम समेशन फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, समेशन ऑफ I इक्वल्स टू 1 to n PI इंटू PA ऑन EI। I की जगह अगर आप 1 रखोगे तो आप देखोगे यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। अगर आप 2 रखोगे I की जगह तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। हिंदी में इसको अगर हम देखें तो देख दें कि E1, E2, En प्रतिदर्श समष्टि S के विभाजन हैं तथा उन सब की प्रायिकताएं 0 से बड़ी है। यानी I की जगह 1 रखेंगे तो E1 की भी 0 से बड़ी है, 2 रखेंगे तो E2 की भी 0 से बड़ी है, इस तरह से n तक चल रहा है। तथा S से संबंधित ही कोई घटना है तो इस घटना A की प्रायिकता क्या होगी, E1 इंटू A ऑन E1 प्लस E2 इंटू PA ऑन E2 प्लस E3 इंटू A ऑन E3, इस तरह से चलता जाएगा n तक, En इंटू PA ऑन En। तो शॉर्ट में हम इसको समेशन फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, PA बराबर समेशन ऑफ I इक्वल्स टू 1 to n PE1 इंटू A ऑन EI, EI इंटू PA ऑन EI। I की जगह 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ भी 1 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो वही पार्टीशन से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं कि E1, E2, En इस पार्टीशन ऑफ S, इसके पार्टीशन है, मैंने आपको बताया अभी कि ये पार्टीशन है, तो इन पे वही प्रॉपर्टी होगी कि इनका इंटरसेक्शन फाई होगा और इनका यूनियन S होगा। तो A को हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ प्रायिकता में A की निकालनी है, प्रोबेबिलिटी हमें A की बतानी है, तो A से स्टार्ट कर रहे हैं। पार्टीशन की बात हमने ऊपर कर ली है कि A जो इवेंट है, A को हम इस तरह से लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन S। ध्यान देना, अगर इस तरह से लिखते A इक्वल्स टू, अगर A यूनियन S कर दें हम तो S ही आता, क्योंकि S A से बड़ा है और A घटना S में ही तो है, तो S बड़ा हुआ तो S आता, लेकिन A इंटरसेक्शन S A आएगा, क्योंकि A घटना S में तो कॉमन कौन होगा, छोटा होगा बड़ा होगा, कॉमन में छोटा ही आएगा यानी A आएगा। इंटरसेक्शन यानी कॉमन होता है तो कॉमन में छोटा आएगा तो A आएगा, यूनियन में बड़ा आता है तो बड़ा यहाँ पे सेट S है, क्योंकि A S में से लिया है, A S को ही रिलेट करता है, एसोसिएट करता है, तो S आएगा। तो यहाँ पर A को हमने लिख दिया A इंटरसेक्शन S, क्योंकि हमें A चाहिए, S चाहिए होता तो A यूनियन S लिख देते। अभी हमें A चाहिए क्योंकि A की प्रायिकता निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो A को लिख दिया A इंटरसेक्शन S। अब S की वैल्यू, ये जो S यहाँ लिखा है इसकी वैल्यू हमने ये रख दी यहाँ से, इस S की जगह ये रख दिया हमने E1 यूनियन E2 यूनियन E3 डैश डैश यूनियन E1। और सेट का एक फार्मूला होता है कि ये जो इंटरसेक्शन है इसके साथ आ जाता है बाहर यूनियन, फिर ये इंटरसेक्शन इसके साथ आ जाता है बाहर यूनियन, तो A इंटरसेक्शन E1 यूनियन A इंटरसेक्शन E2 फिर यूनियन, फिर A इंटरसेक्शन E3 फिर यूनियन, फिर A इंटरसेक्शन En फिर यूनियन, इस तरह से। और A और
ई आई और ई जे डिसजॉइंट है, मतलब ऐसे ही युक्त है, उनका इंटरसेक्शन फाई होगा। तो अगर यूनियन का फॉर्मूला अपन पढ़ रहे थे पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है, ये अपन ने बात की थी। लेकिन जब यहाँ इंटरसेक्शन ही फाई है तो इंटरसेक्शन फाई है यानी उसमें कोई एलिमेंट नहीं है यानी ज़ीरो है, तो ज़ीरो वाले की प्रॉबिलिटी ज़ीरो ही होगी। तो यूनियन में यही बचा यानी ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, यानी यूनियन निकालेंगे तो माइनस कुछ भी नहीं होगा, ए और बी का यूनियन यहाँ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं, ध्यान देना पी ए, तो ये एक तरह से पूरा ए है, ये बी है, तो यूनियन निकल रहा है इनका, तो पी ए, ये देख रहा है पी ए प्लस पी बी प्लस ये प्लस ये, ध्यान देना डिसजॉइंट है, इंटरसेक्शन फाई है, तो फाई वाला माइनस हो गया है यानी ज़ीरो, तो यूनियन में प्लस ही होगा, माइनस कुछ भी नहीं होगा, पी ए प्लस पी बी, तो ये ए की तरह काम करेगा, ये बी की तरह, तो पी ए प्लस पी बी, इस तरह से ये एलिमेंट आते गए। अब यहाँ से अपन ने कंडीशनल में एक फार्मूला पढ़ा था पी ए ऑन ई वन इक्वल्स टू क्या होता है पी ए इंटरसेक्शन ई वन अपॉन में ई वन आएगा, तो ई वन यहाँ आ गया। तो अगर इसको क्रॉस करेंगे तो ये जो आएगा ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, यानी ए इंटरसेक्शन ई वन जो हमें यहाँ रखना उसकी जगह क्या आ जाएगा पी ई वन इंटू पी ए ऑन ई वन, तो ये हमने यहाँ रख दिया। ध्यान देना इसकी वैल्यू ए इंटरसेक्शन ई वन की जगह यहाँ आ गया पी ई वन इंटू पी ए ऑन ई वन, फिर यहाँ ई टू है तो पी ए ऑन ई टू की जगह क्या आ जाएगा यहाँ ई टू, यहाँ ई टू पी ई टू इंटू पी ए ऑन ई टू, तो ये आ गया अपना टोटल प्रोबेबिलिटी। इससे क्वेश्चन करेंगे हम, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी का ये फार्मूला बेस थ्योरम में यूज़ होगा डेरिवेशन में। तो पी ए इक्वल्स टू पी ई वन पी ए ऑन ई वन, पी ए ऑन ई वन का मतलब आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि जो नीचे होता है वो इवेंट पहले हो जाता है, यानी ई वन नीचे, तो ई वन हो चुका है, ई वन को आप जानते हो, ई वन आपको गिवन है, ज्ञात है, उसके बाद ए की प्रोबेबिलिटी निकालना, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी है। अब हम बेस थ्योरम करेंगे आगे, इसको आप देख लीजिए एक बार वापस अच्छी तरह। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम बेस प्रमेय, बेस थ्योरम अपना सबसे इम्पोर्टेंट, इससे आपके राजस्थान बोर्ड में 100%, 99% भी नहीं 100% 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, इस साल भी आएगा और हमेशा आएगा। तो ये आप अच्छी तरह समझें, थ्योरम प्रूफ करने के लिए नहीं आएगी, ये जो हम यहाँ कर रहे हैं ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन समझने के लिए इसको समझना ज़रूरी है। तो क्योंकि यही फार्मूला जो नीचे है ये क्वेश्चंस में यूज़ होता है, आपको घटनाएं बनानी आनी चाहिए। तो अभी हम इसको कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। वहाँ से कुछ जो क्वेश्चन है 15-20 क्वेश्चन जो अपने एग्जाम्पल के साथ है उनमें से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। फिर से बेस पर में हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वही पार्टीशन से स्टार्ट होगा कि E1 E2 E3 En बी द पार्टीशन ऑफ सैम्पल स्पेस S। उसी तरह से कि इनका इंटरसेक्शन पाई है, एस टी का मतलब सच दैट, यानी इस प्रकार है, साथ के साथ फॉर ऑल आई जे इक्वल्स टू एन, और इनका जो यूनियन है वो एस है। ए इज़ एनी इवेंट ऑफ नॉन ज़ीरो, ए कोई घटना है जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो नहीं है जो एस में सी है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, वहाँ तो सिर्फ एक ही निकाल रहे थे, ई आई की हमने बात नहीं की थी जो हमने टोटल प्रोबेबिलिटी की थी। अब ये बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई की घटना, ई आई की प्रोबेबिलिटी व्हेन ए हैज़ ऑकर, जब ए हो चुका है। तो मैंने आपको बताया था ई आई ऑन ए का मतलब होता है ए हो गया है, उसके बाद ई आई की प्रोबेबिलिटी निकालना, तो ये होती है ई आई इंटू ए ऑन ई आई अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटी, ई आई इंटू पी ए ऑन ई आई प्लस ई टू पी ए ऑन ई टू प्लस ई एन पी ए ऑन ई एन, जो हमने पीछे प्रूफ किया था, ये टोटल प्रोबेबिलिटी। तो इसको हम बेस थ्योरम बोलते हैं, जो हम प्रूफ करेंगे। हिंदी में पढ़ लेते हैं अपन इसको, कि माना E1 E2 E3 En प्रतिदर समष्टि S के विभाजन इस प्रकार हैं
कि इनका इंटरसेक्शन फाई होगा और ई आई और ई जे का फाई होगा, जहाँ आई और जे 1 2 3 n है, और साथ के साथ एस जो इनका यूनियन है, और साथ के साथ ए कोई घटना है जिसकी प्रायिकता शून्य है, तब किसी घटना ई आई की प्रायिकता जब ए घटित हो चुका है, ए घटित हो चुका है, ई आई की प्रायिकता आपको निकालनी है जब ए घटित हो चुका है, ये होगी, ये हमें प्रूव करना है। ई आई ऑन ए का मतलब आप ये मतलब अच्छी तरह पता होना चाहिए आपको कि जो नीचे होता है वो हो चुका है, यानी ए हो चुका है, तो ई आई की प्रायिकता आपको निकालनी है, ये हमें प्रूव करना है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सह प्रतिबंधित प्रायिकता जो 16.1 में हम पढ़ते थे उसी का यूज़ करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं जो हमें प्रूफ करना है ई आई ऑन ए। तो ये हमने पढ़ा था, ये होता है ई आई इंटरसेक्शन ये ए, या ए इंटरसेक्शन ई आई, ए की बात है, दोनों का इंटरसेक्शन, चाहे ई आई आगे लिख दो चाहे पीछे, ए की मतलब है, और नीचे वही आएगा जो यहाँ नीचे है, तो ए आ गया। यहाँ से हम पढ़ते थे कि ए ऑन ई आई का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटरसेक्शन ई आई 16.1 में अपॉन में पी आई आ गया। तो यहाँ से अगर इसकी वैल्यू निकालें अपन, जो हम यहाँ रखेंगे, तो आप देख रहे हो कि ये इधर आ जाएगा, तो पी ई आई इंटू पी ए ऑन ई आई, तो यही रखा हमने पी ई आई इंटू पी ए ऑन ई आई। यहाँ देखें आप, पी ई आई इंटू पी ए ऑन ई आई, और नीचे पी ए चल रहा है, और पी ए वो टोटल प्रोबेबिलिटी है। तो यही हमें प्रूफ करना था बेस थ्योरम, कि ए होने के बाद ई आई की प्रोबेबिलिटी निकालना। तो आप यहाँ देखेंगे एक चीज़ नोट करने की, इसको याद कैसे करें आप फॉर्मूले को, कि ए होने के बाद ई आई निकालना है आपको, और ए सबसे रिलेट कर रहा है E2 E3, यानी ए एक ऐसी इवेंट है जो कॉमन इवेंट है। अभी एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम समझेंगे। तो यहाँ अगर 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, बाकी 2 3 4 आगे जितने भी इवेंट्स लेंगे अपन, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देना, पी ई आई यहाँ तो है, लेकिन ये आपस में चेंज हो गया है, ए ऑन ई आई, लेकिन नीचे ये आ गया, फिर एक जगह E2 आ गया, E3 आ गया। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ अभी, उससे आपको इसको समझाने की कोशिश मैं करूँगा थोड़ा। तो हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं 16.3 का 7th है। आप एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल आपको इसका करना है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, समझने की कोशिश करना क्वेश्चन को। हमने यहाँ 2 फॉर्मूले पढ़े, एक टोटल प्रोबेबिलिटी का, संपूर्ण प्रायिकता का, और एक बेस फॉर्मूले का। दोनों कब लगाने हैं आपको, उसकी बात मैं बता देता हूँ। देखो, टोटल प्रायिकता, संपूर्ण प्रायिकता का आपको तभी लगाना है जब सीधे सीधे किसी घटना की प्रायिकता पूछ ले और 3-4 घटनाएं आपको दी हो कि E1 E2 E3 इस तरह से आपको दे दी, लेकिन ऐसे बोले कि काली गेंद निकलने की प्रायिकता ज्ञात करें। लेकिन बेस पर में आपको कब यूज़ करनी है बेस थ्योरम, जब आपको ये दे दे कि E1 E2 E3, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, इस तरह से 4 बैग हैं, इन बैग्स में अलग अलग बॉल्स हैं, तो रेड बॉल आपने निकाल ली, तीनों में रेड बॉल भी है, तो रेड बॉल निकाली है आपने, तो प्रायिकता क्या है कि वह पहले थैले से निकली है। तो रेड बॉल निकल चुकी है, उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि वह पहले थैले से निकल रही है, यानी E1 ऑन A, तो उस केस में आपको बेस थ्योरम लगानी है। अभी भी नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन से समझेंगे, ध्यान देना। ध्यान दें आप यहाँ पे, यह ज्ञात है कि महाविद्यालय के छात्रों में से 60% छात्रावास में रहते हैं। एक कॉलेज है जहाँ 60% स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं और 40% छात्रावास में नहीं रहते। इन ए कॉलेज 60% आर हॉस्टलर एंड 40% आर डे स्कॉलर। 60% छात्रावास में रहते हैं, 40% छात्रावास में नहीं रहते। पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% और छात्रावास में नहीं रहने वाले छात्रों में से 20% छात्रों ने A ग्रेड लिया है। Past years result shows that students who live in hostel obtain
A grade are 30% and students whose are day scholars यानी जो हॉस्टल में नहीं रहते ऑब्टेन A grade are 20%। ये कॉमन इवेंट है उन दोनों के लिए जो हॉस्टल में रहते हैं और नहीं रहते, तो A ग्रेड आना कॉमन इवेंट है। वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को यादृच्छा चुना गया। ए स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडमली इन द एंड ऑफ द ईयर एंड इट इज़ फाउंड, और यह पाया गया दैट स्टूडेंट ऑब्टेन ए ग्रेड, कि उस विद्यार्थी को ए ग्रेड मिल चुका है जिस स्टूडेंट को आपने सेलेक्ट किया है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्रावास में रहने वाला है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज़ ए हॉस्टलर। तो ए ग्रेड मिल गया, उसके बाद उसके हॉस्टल में रहने की पूछ रहा है, तो बेस थ्योरम का है। तो आपको क्या करना है सबसे पहले आप फॉर्मूले को अपने माइंड में घुमाएं। आप ये देखें कि वहाँ जो हम ले रहे थे वहाँ एक तो था E1, E2, E3 इस तरह से, और एक था ए इवेंट। ए इवेंट मैं आपको बता देता हूँ, अच्छी तरह आप ध्यान में रखना। ए इवेंट एक ऐसी इवेंट होगी जो E1, E2, E3 हर केस के साथ पॉसिबल होगी। यानी ए इवेंट जिसको आप सेलेक्ट करोगे वो E1 के साथ भी हो सकती है, E2 के साथ भी हो सकती है, होनी चाहिए, हो सकती नहीं, होनी ही चाहिए। तो E1, E2, E3 हर केस के साथ पॉसिबल हो सकती है, यानी वो कॉमन इवेंट होगी। और E1, E2, E3 जो आप इवेंट सेलेक्ट करोगे वो एक दूसरे से डिसजॉइंट होगी। तो यहाँ इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें ऐसा मिल रहा है कि जो ए ग्रेड आना है वो ए इवेंट है, क्योंकि ए ग्रेड उन स्टूडेंट्स को भी मिल सकता है जो हॉस्टल में रहते हैं और उन स्टूडेंट्स को भी मिल सकता है जो हॉस्टल में नहीं रहते। यानी ए इवेंट कॉमन इवेंट है हॉस्टल में रहने वालों के लिए भी और हॉस्टल में नहीं रहने वालों के लिए भी। यानी ए इवेंट चाहे हॉस्टलर हो चाहे डे स्कॉलर्स हो, उन स्टूडेंट्स को भी मिल सकती है जो हॉस्टल में रहते हैं और उनको भी मिल सकती है जो हॉस्टल में नहीं रहते। यानी ए इवेंट कॉमन है ए ग्रेड मिलना, तो इसको हम ए इवेंट नाम देंगे। तो बच दो इवेंट गई, E1, E2, E3 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ E1 और E2 ही है। क्या है वो E1 और E2? E1 है हॉस्टल में रहना और E2 है हॉस्टल में नहीं रहना। E1 में लिख रहे हैं विद्यार्थी का छात्रावास में रहना, और E2 विद्यार्थी का छात्रावास में न रहना। इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं यहीं पे, आप यहाँ इसकी जगह बस इंग्लिश लिख देना। स्टूडेंट इज़ ए हॉस्टलर और स्टूडेंट इज़ ए डे स्कॉलर, यानी हॉस्टल में नहीं रहता है, दिन में आता है दिन में ही चले जाता है। तो E1 की प्रोबेबिलिटी 60% छात्रावास में रहते हैं। परसेंटेज हमेशा प्रोबेबिलिटी को डिनोट करेगा, तो 60/100 हो गया, यानी 6/10। और E2 की 40%, यानी 40/100, 4/10। तो ये E1 और E2 दो इवेंट हो गए, हॉस्टल में रहना और हॉस्टल में नहीं रहना। इनके रेस्पेक्ट एक इवेंट कॉमन है, मैंने आपको बताया था। जो ए इवेंट है क्या है वो विद्यार्थी को ए ग्रेड मिलना, इंग्लिश में लिख देते हैं स्टूडेंट ऑब्टेन ए ग्रेड। तो अब ये हमेशा ही होगा इस एक्सरसाइज में, ध्यान देना। P on E1 क्या मतलब है इसका? P का तो मतलब है प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, लेकिन A on E1 का मतलब क्या है वो देखते हैं अपन। A on E1 मैंने आपको बताया था कि A on E1 वो इवेंट होगा जो पहले हो जाएगा, क्योंकि नीचे ये अपॉन में। तो E1 क्या है?
E1 है छात्रावास में रहना, यानी जो छात्रावास में रहते हैं उनको ए ग्रेड मिलना। तो साफ साफ दे रहा है कि 30% ऐसे हैं, लिखा है ना, छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% को ए ग्रेड मिल रहा है। स्टूडेंट हु लीव्स इन हॉस्टल ऑब्टेन ए ग्रेड इज़ 30%। तो इसको वर्ड्स में लिखेंगे छात्रावास में रहने पर, क्योंकि पहले जो इवेंट नीचे होगा वो हो जाता है। तो छात्रावास में रहने पर, पहले नीचे वाले ये होगा पहले, इसलिए पहले इसको लिख रहे हैं हम E1 को। E1 क्या है, छात्रावास में रहने पर, फिर ए होगा यानी ए ग्रेड मिलना। यहाँ लिख देते हैं अपन, इंग्लिश में ब्रैकेट में लिख देता हूँ, आप सिर्फ यहाँ इसको लगाएंगे। स्टूडेंट इज ए हॉस्टलर ऑब्टेन ए ग्रेड, कितने, 30%, यानी 30/100, 3/10। फिर है ए ऑन E2, पी का मतलब तो वही प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, और E2 का मतलब हॉस्टल में नहीं रहने पर ए ग्रेड मिलना। छात्रावास में न रहने पर ए ग्रेड मिलना। इंग्लिश में स्टूडेंट इज ए डे स्कॉलर ऑब्टेन ए ग्रेड। तो यहाँ लिखा है कि छात्रों में से 20% छात्रों ने ए ग्रेड लिया है जब वह छात्रावास में नहीं रहते। 20% ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेन ए ग्रेड हुज आर डे स्कॉलर्स। तो 20% 2/10। यहाँ तक कोई डाउट? हमने पहले E1 E2 इवेंट लिया, फिर ए इवेंट लिया, इन तीनों को बताया। फिर ये हमेशा ही होगा बेस थ्योरम के केस में, ए ऑन E1 और ए ऑन E2 निकालना पड़ेगा। पहले E1 होता है फिर E2। अब केस उल्टा हो जाता है कि अभी तक तो ये हो रहा था, जैसे हम एग्जाम्पल बोलते हैं कि रिज़ल्ट इस तरह से हम शो करते हैं किसी भी स्कूल का, कॉलेज का, कि हॉस्टल में रहने वाले इतने स्टूडेंट्स को ए ग्रेड मिला है, हॉस्टल में नहीं रहने वाले इतने स्टूडेंट्स को ए ग्रेड मिला है। जैसे ए ऑन E1, हॉस्टल में रहने वालों को ए ग्रेड मिलना, हॉस्टल में नहीं रहने वालों को ए ग्रेड मिलना। लेकिन कोई पेरेंट्स अब एडमिशन के लिए जाता है अपने बच्चे के लिए, तो कॉलेज वाले, स्कूल वाले क्या करते हैं, उनको कोई फ़ोटो दिखाते हैं या बच्चे को लाकर खड़ा कर देते हैं कि इस स्टूडेंट के 99% आए हैं, ए ग्रेड मिला है। तो पेरेंट्स का सवाल ये होता है कि ये बच्चा हॉस्टल में रहता था कि नहीं रहता था। यानी जो पेरेंट्स वहाँ बैठा है, जो पहले डायरेक्टर बात करते हैं, जो डायरेक्टर वहाँ बैठा है, जो उस बच्चे को लाकर वहाँ खड़ा किया, उस डायरेक्टर को तो ये पता है कि ये बच्चा हॉस्टल में रहता था या नहीं रहता था। तो डायरेक्टर के लिए तो हॉस्टल में रहना और ना रहना पहले हो चुका है और ए ग्रेड मिलना बाद में हुआ है, यानी ए ऑन E1 और ए ऑन E2, ये डायरेक्टर के केस में। लेकिन जो पेरेंट्स वहाँ बैठा है उसके लिए बच्चे को लाकर उसने खड़ा किया जिसको ए ग्रेड मिला है, उस पेरेंट्स का अब ये क्वेश्चन है कि ये हॉस्टल में रहता था कि नहीं रहता था। यानी पेरेंट्स ने ये क्वेश्चन किया कि जिस बच्चे को ए ग्रेड मिला है, जो बच्चा डायरेक्टर ने लाकर वहाँ खड़ा किया है, कि उसको अगर ए ग्रेड मिला है तो वो हॉस्टल में रहता था कि नहीं रहता था। जो हमसे यहाँ क्वेश्चन किया है कि एक स्टूडेंट को यादृच्छा चुना गया, ए स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एंड रैंडमली, जिसे ए ग्रेड मिला है, हुज ऑब्टेन ए ग्रेड, ए ग्रेड मिल चुका है, यानी ए घटना पहले हो गई है। ए ग्रेड मिलना ए घटना में लिखा है अपन ने, तो ए घटना पहले हो चुकी है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्रावास में रहने वाला था। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज़ ए हॉस्टलर, यानी ए ग्रेड पहले मिल चुका है तो ए नीचे आएगा। इस बार ए ग्रेड पहले मिल चुका है तो ए नीचे आएगा। और आपसे पूछा है कि वह छात्रावास में रहता, हॉस्टलर है, यानी E1, हॉस्टल में रहने को अपन ने E1 से नाम दिया है, यानी इस बार आपको E1 ऑन ए निकालना है। तो यही फ़र्क है ए ऑन E1 और E1 ऑन ए में। यहाँ हॉस्टल में पहले रहता था फिर ए ग्रेड मिला, यहाँ है
कि ए ग्रेड मिल चुका है, अब बाहर जाने वाले या बाहर से आने वाले लोग पूछ रहे हैं कि जिस स्टूडेंट को ए ग्रेड मिला है क्या वो हॉस्टल में रहता था क्या। तो यहाँ से आप इसके बारे में लिख दें पहले तो, इसका मतलब ए ग्रेड मिलने वाले छात्र का हॉस्टल में रहना या छात्रावास में रहना। स्टूडेंट who obtain A grade lives in hostel। तो बेस थ्योरम से मैंने आपको बताया था कि E1 ऑन ए निकालना, तो ये चेंज हो जाता है, P E1 तो लिखेंगे ही, ये चेंज हो जाएगा A ऑन E1, ए इधर E1 इधर, और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि E2 तक ये यहाँ 2 इवेंट है अपने पास, तो E1 ऑन E1 प्लस E2 इंटू PA ऑन E2। यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे। E1 है अपने पास, PE1 की जगह आ गया अपने पास 6/10, A ऑन E1 अपने पास है 3/10 अपॉन A ऑन E1 वही आएगा, E1 6/10, ये 3/10 प्लस E2 4/10 और A ऑन E2 2/10। 10 दोनों में ये कैंसिल हो गया कॉमन आकर, ऊपर आ गया 6 3 18, 6 3 18 प्लस 4 2 8, 18 और ये 26, 2 की टेबल से ये 9 बार, ये 13 बार, 9/13 आंसर। तो ये आप करें क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन है सारे और इजी हैं। अगर आपको 1-2 क्वेश्चन स्टार्टिंग के समझ में आ गए, इस क्वेश्चन को आप और थ्योरम को कम से कम 2 बार करना, इसी टाइप के आपको मिलेंगे। थैंक यू। आगे करेंगे अपन वीडियोस में नेक्स्ट क्वेश्चन।